नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के तीसरे अध्याय संख्याओं के साथ खेलना के दूसरे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है गुणनखंड तथा गुणज से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों को जानना। पिछले वीडियो में हमने गुणनखंड और गुणज के बारे में समझा था। उन्हीं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा इन रोचक तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के गुणनखंड ले लेते हैं। जैसे संख्या 4 के गुणनखंड। संख्या 4 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे? 1, 2, 4, यानी ये तीनों 4 को पूरा पूरा भाग करते हैं। इसी तरह हम और संख्या ले लेते हैं 5, उसके गुणनखंड 1 और 5। इसी तरह संख्या 6 के गुणनखंड ले लेते हैं, वो क्या आएंगे? 1, 2, 3 और 6। संख्या 9 के गुणनखंड देखते हैं, वो क्या होंगे? 1, 3, 9। इसी तरह हम और भी संख्याएं ले सकते हैं और उनके गुणनखंड निकाल लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ हमने कुछ संख्या ली है, उनके गुणनखंडों में हमें एक गुणनखंड सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है। कौन सा है वो? जो सभी गुणनखंडों में, सभी संख्याओं के गुणनखंडों में है, वो क्या है? 1। कौन सी है वो संख्या? 1। यानी एक जो संख्या है वो हर संख्या का, यानी प्रत्येक संख्या का क्या है? गुणनखंड है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट, एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ये देखिए, संख्या 4 के गुणनखंड में 4 भी शामिल है। संख्या 5 के गुणनखंड में 5 वो भी शामिल है। इसी तरह 6 के गुणनखंड में 6, 9 के गुणनखंड में 9। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड में वो संख्या स्वयं भी शामिल होती है, यानी वो स्वयं भी उसकी क्या है? एक गुणनखंड है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? प्रत्येक संख्या स्वयं यानी खुद का एक गुणनखंड होती है। तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? प्रत्येक संख्या स्वयं यानी खुद का अपना एक गुणनखंड होती है। आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं। हम ये जानते हैं किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा भाग करता है। जैसे 4 के गुणनखंड 4 को पूरा पूरा भाग कर रहे हैं। इसी तरह 5 के भी गुणनखंड 5 को पूरा पूरा भाग करते हैं। तो यानी कोई भी संख्या हो उसका प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या को पूरा पूरा भाग करता है। इसका मतलब वो उसका पूर्ण विभाजक होता है। अतः तीसरा पॉइंट क्या होगा? एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। आइए चौथा पॉइंट समझते हैं। अब देखो, संख्या 4 के गुणनखंड 1, 2, 4। हम ये देख रहे हैं कि संख्या 4 के गुणनखंड या तो उससे छोटे हैं या उसके बराबर है। कोई भी संख्या चाहे 5 के देखें या तो उससे छोटा है। अब 5 के गुणनखंड में 1 5 से छोटा है और 5 इसके बराबर है। तो यानी कोई भी संख्या लें हम, उसका गुणनखंड या तो उस संख्या से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। तो चौथा पॉइंट क्या बनेगा हमारा? कि एक दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। ये चौथा पॉइंट है। आइए पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवें पॉइंट में हम गुणनखंडों की संख्या देखते हैं। अब देखो, जैसे 5 के गुणनखंड कितने हैं? 2। 6 के कितने हैं? 4। 9 के कितने हैं? 3। इसी तरह 4 के 3। तो हम ये यहाँ ये देख रहे हैं कि कोई भी संख्या है उनके गुणनखंड
सीमित है, यानी उनको हम गिन सकते हैं कि ये कितने हैं। तो पांचवा पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित यानी सीमित, और इंग्लिश में इसको फाइनाइट कहते हैं, होती है। यानी उनके गुणनखंडों को हम गिन सकते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, सीमित होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य गुणनखंड से संबंधित थे। इसी प्रकार गुणज से संबंधित भी कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं। गुणज, इन्हें भी हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने कुछ एक संख्याओं के गुणज ले लिए हैं, जैसे 2 के गुणज 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसी तरह 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15, 18। इसी तरह 5 के गुणज 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि 2 के गुणज, सबसे पहले 2 का गुणज देखते हैं। 2 के गुणज में संख्या 2 से बड़े सारे संख्याएं हैं, जैसे सिर्फ एक गुणज को छोड़कर 2 से बाकी सारे क्या हैं, बड़े हैं। इसी तरह 3 के गुणज में सिर्फ एक पहले गुणज को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, 3 से बड़े हैं। इसी तरह 5 के गुणज 5 को छोड़कर बाकी सारे बड़े हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। अब 2 के गुणज में 2 बराबर है, 3 के गुणज में 3 बराबर है, 5 के गुणज में 5 बराबर है, लेकिन बाकी सारे क्या हैं, बड़े हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि जैसे 2 के गुणज लिखे, अंत में हमने यहाँ डैश लगा के छोड़ दिया है। इसका क्या मतलब है कि 2 के गुणज यहाँ पे खत्म नहीं हुए, ये आगे अनंत तक चलते जाएंगे। इसी तरह 3 के गुणज भी, क्योंकि इनका हमें लास्ट नहीं पता कि कौन सा गुणज अंतिम है। इसी तरह 5 के, यानी कोई भी संख्या हो, उनके गुणज अनगिनत हैं। गुणनखंड क्या थे, सीमित थे, उनको हम गिन सकते थे, लेकिन गुणज को हम गिन नहीं सकते, ये क्या है, अनगिनत है। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा कि प्रत्येक संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित यानी इनफाइनाइट होती है, यानी हम उनको काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते कि गुणज कितने हैं। तीसरा पॉइंट समझते हैं। अब ये देखिए कि 2 के गुणज का पहला गुणज क्या है, 2। 3 के गुणज का पहला गुणज 3। 5 के गुणज में पहला गुणज 5 है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि वो संख्या स्वयं ही अपना एक गुणज है। क्या है कि वो संख्या स्वयं ही अपना एक गुणज है। तो तीसरा बिंदु क्या होगा कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। ये तीसरा बिंदु है। ये कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी थी गुणज और गुणनखंड से संबंधित। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें सत्य असत्य संबंधी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न देखते हैं, संख्या 12 का एक गुणज 6 है। हमें ये सत्य या असत्य बताना है कि संख्या 12 का एक गुणज 6 है। हमने क्या पढ़ा था अभी कि कोई भी संख्या है उसके गुणज या तो उसके बराबर हैं या उससे बड़ा है, यही हमने अभी समझा था। तो 6 क्या है, 12 से छोटा है, तो गुणज से उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यह कथन क्या है, असत्य है। इसी तरह और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी तरह एक और प्रश्न देख लेते हैं। 3 संख्या 25 का एक गुणनखंड है। 3 संख्या 25 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड क्या होता है, उस संख्या को वो पूरा पूरा भाग करता है, यानी वो उसका पूर्ण विभाजक होता है। अब क्या 3 25 को पूरा पूरा भाग करता है, नहीं करता। तो इसका मतलब यह कथन भी क्या हो गया, असत्य है। इसी तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य जरूर समझ में आए होंगे।
तो आप इन पॉइंट्स को अपने गणित की कॉपी में नोट कर लेना। धन्यवाद।